इन सब में चूंकि सीनियर मैं ही था, इसलिए मुझे ही इस खस्ताहाल कारवान की कमान संभालनी थी। अब तक हमने मकामी दोस्तों पर सिर्फ इसलिए इन्हसार किया था कि वो इस इलाके के मोहल्ले वकूँ से किसी हद तक वाकिफ़ थे। आइंदा के लिए लाया अमल बहरहाल मुझे ही तय करना था। बज़ाहिर दो ही सूरतें नज़र आ रही थी, या तो हम वापस लौटें और चप्पे चप्पे पर हमारी तलाश में सरगर्दा सिक्योरिटी वालों के हाथ लग जाएं, या फिर इसी तरह मफरूरी की हालत में भूख प्यास के हाथों मर जाएं। क्योंकि अभी तक मैंने किसी जगह इंसानी सेहत के लिए काबिले इस्तेमाल पानी नहीं देखा। यहाँ तो सिर्फ समंदर का पानी था, जिसके दरमियान खुश्की के कुछ कटाव से बन गए थे, जिस पर हम भटकते फिर रहे थे। सबसे पहले हमने एक एक घूंट पानी के साथ मुख्तलिफ किस्म की 2-2, 3-3 गोलियां निगली। फिर गोश्त के एक पार्चे पर बारी बारी तबाह आजमाई करने के बाद एक एक सिगरेट सुलगा कर हम एक दूसरे का मुंह तकने लगे। नींद का नामो निशान भी हमारे इर्द गिर्द नजर नहीं आ रहा था। कम अज कम अपने मुतल्लिक तो मैं यही कह सकता हूँ कि खुश्क गोश्त को मैदे में उतारते ही मैं खुद को ताज़ा दम महसूस करने लगा था। इस जगह के मुतल्लिक आप लोगों को किस हद तक मालूमात है, मैंने सिगरेट का कश लेकर अपने मकामी साथी से दरियाफ्त किया। हम लोग कोलकाता के साहिली इलाकों में भटक रहे हैं। इस तरफ चूंकि माहीगिरी समंदर ना होने की वजह से कुछ कम होती है, इसलिए गश्ती बहरी पुलिस की आमद का खतरा ज़रा कम है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पुलिस इस तरफ हमारे फरार के इम्कानात पर गौर न करें। ये वो अंदाज़ा कायम कर सकते हैं कि हम इस दलदली इलाके में कहीं रोपोश हो गए हैं। एक दोस्त ने बड़ी साफ गोई से लगी लिपटी रखे बगैर हकाइक से आगाह कर दिया। मकामी माहीगीर आबादियों से किसी मदद की तवक्को, मेरा मतलब है अगर इन्हें लालच देकर, इसका कभी तसव्वुर भी ना कीजिए साहिब। मकामी दोस्त ने मेरी बात काटते हुए कहा, इन बस्तियों में ज़्यादातर स्मगलिंग का माल आता है और आधे से ज़्यादा पुलिस और इंटेलिजेंस के टाउट यहाँ होते हैं, इसलिए दोनों ही सूरतें इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। अगर हम अपना तारुफ किसी नई पार्टी की हैसियत से करवाएंगे तो मकामी दादा हमें जमने का मौका नहीं देंगे, फ़ौरन पुलिस को इतला हो जाएगी। और अगर हम मफरूर की हैसियत से मदद हासिल करने की कोशिश करेंगे तो ये लोग मालूमात पर कब्जा भी कर लेंगे और पुलिस को खबरदार भी कर देंगे। दूसरे ने खबरदार किया। फिर तीसरी सूरत क्या हो सकती है, उस्मान ने ज़रा परेशान से लहजे में इनसे पूछा। दोनों दोस्तों ने सर झुका लिए। गालिबन वो उस्मान के सवाल पर कोई मुस्बत जवाब तलाश कर रहे थे। वो मेरे पेश नज़र है, बजाय इनके मैंने उस्मान को जवाब दिया। तीनों की पुरुमीन नज़रें मेरी तरफ उठी। यहाँ से नज़दीक तरीन माहीगीरों की बस्ती कितनी दूर है, मैंने उनकी आंखों में झांका। शायद 1.5-2 मील आगे और पीछे भी इतने फासले पर जवाब मिला। साहिल से वो लोग कितने दूर रहते हैं? बहुत करीब, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 फरलांग। इनके अपने स्टेमर और लांचे वगैरह भी होती होंगी। क्या मतलब जनाब? मेरे दोनों साथी हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। इनकी रात के वक्त हिफाजत भी की जाती है क्या? मैंने बजाय इनके सवाल का जवाब देने के उन पर अगला सवाल दागा। गालिबन अब उन्हें मेरे ज़हन में तरतीब पाने वाले मंसूबे की कुछ कुछ समझ आने लगी थी। आपके सवाल का जवाब मुस्बत भी हो सकता है, मनफी भी। वैसे हमारी इतलात के मुताबिक शायद ही कभी किसी ने यहाँ से स्टेमर चोरी करके भागने की कोशिश की हो। ठीक है, फ़िलहाल हमारा मंसूबा कोई स्टेमर चोरी करके फ़रार होने का ही है, लेकिन ये कोई हतमी बात नहीं। इसमें तब्दीली भी हो सकती है। मेरे ख्याल में 3-4 मील के फासले पर समुद्री इलाके को तैर कर अबूर करना कम अज़ कम इन हालात में मुमकिन नहीं। मैंने अपना मंसूबा खोलकर बयान कर दिया। तीनों के चेहरे खिल उठे। उस्मान से तो खुशी के जज्बात छुपाए न छुपते थे। इसे इल्म था कि मैं जो बात कर रहा हूँ इसे अंजाम देने का हौसला भी रखता हूँ। अभी तक हमारी गुफ्तगू पेश आमदा हालात से निमटने से मुतल्लिक ही हो रही थी। हम में से किसी ने भी एक दूसरे के मुतल्लिक जानने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। उस्मान ने अलबत्ता कुछ तजस्सुस का इजहार किया, क्योंकि वो बहरहाल सिविलियन था, लेकिन दूसरी तरफ से जब किसी किस्म की हौसला अफजाई न हुई तो वो भी चिपका हो रहा। मुझे इल्म था कि ये दोनों भी मेरी वतन के जियाले हैं। इनकी तरबियत भी मेरे सर जैसे सरनगी थी। राज की पासदारी वो भी मेरी तरह अमानत समझ कर करते हैं। उन्हें भी मेरी तरह यही सिखाया गया था कि खाइन कहलाने से मर जाना ज़्यादा बेहतर है। ये लोग इस वक्त तक अपनी शख्सियत बेनकाब नहीं करते जब तक उन्हें यह गुमान न गुजरने लगे कि अब जिंदा बचने के इम्कानात 1% से भी बाकी नहीं रहे, और ऐसा मौका कभी नहीं आता।
उन्हें यह ज़रूर बताया गया था कि मैं इनका सीनियर हूँ। मेरे अहकाम की ताबेदारी में वो अपनी जान से गुजर सकते थे, लेकिन मेरे हर सवाल का जवाब देने के वो पाबंद नहीं थे। इस सिलसिले में उन्हें मकामी स्पाई मास्टर की हिदायत ही पर अमल पैरा होना था, जिसमें यह पहला असूल था कि वो अपनी मकामी तंजीम और शख्सियात के मुतालिक सिर्फ इस हद तक ही मुझे बता सकते हैं जिस हद तक मालूमात मुझे हासिल होना ज़रूरी थी, इससे आगे हरगिज़ नहीं। ओके माय फ्रेंड, फ़िलहाल तो इस्तराहत फरमाइए। मुमकिन है सोते में हमें गैब से कोई इशारा मौसूल हो जाए। मैंने माहौल को गैर संजीदा बनाने की इंतहाई कोशिश की थी। मुझे इल्म था कि वक्ती असर से निजात आसान है, लेकिन किसी भी अमल के माबाद असरात से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं। हम लोग मुसलसल एक दबाव की कैफियत का शिकार थे, वतन से दूर, दुश्मन के बिल्कुल नरगे में आए हुए। इसकी आमद का खतरा हर वक्त सर पर मौजूद, और सबसे बढ़कर ये कि बेदस्तों पर। भला एक दो हैंड ग्रेनेड या चंद सौ गोलियों के साथ हम यहाँ क्या इनकलाब बर्पा कर सकते थे। हमारी हैसियत तो इन शिकारियों की सी थी जिन्हें मामूली छुरे वाली बंदूकें देकर शेरों की कुशार में धकेल दिया जाए। सबसे ज्यादा खतरा मुझे उस्मान की तरफ से था। मैं पेशावर कमांडो था और मेरे दोस्त तरबियत याफ्ता एजेंट। हम तीनों के लिए इन हालात की अहमियत कोई इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि इसे दिलो दिमाग पर तारी कर लें, जबकि उस्मान का मामला हमसे अलग था। इंसानी फितरत के इस कमज़ोर पहलू को नज़रअंदाज करने का हौसला भी मुझ में नहीं था कि हम में से किसी एक की बुज़दिली बाकी सबको भी मरवा देगी। मेरी कोशिश यही रही थी कि मेरे प्यारे मौजूदा हालात पर दिमाग सोजी करने की बजाय फ़िलहाल सिर्फ रेस्ट करें और जहन को खाली करके किसी तरह थोड़ी बहुत नींद ले लें। हमने शिकारी चाकू की मदद से लंबी लंबी घास काट कर इसे दरख्तों के झुंड में बिछा कर बिस्तर बना लिए थे। कपड़े जिन्होंने चीथड़ों की शक्ल इख्तियार कर ली थी हमारे जिस्मों से उतरकर सूखने के लिए धूप में बिखरे पड़े थे। हम सिर्फ पजामा और बुनियान पहने लेटने के लिए तैयार थे। तरबियत के मुताबिक एक मकामी दोस्त और उस्मान तो वहाँ लेट गए, जबकि दूसरा मकामी दोस्त और मैं पहरे पर दो मुखालिफ सिमतों में बैठे रहे। मैं सतह समुंदर से कुछ ऊंचाई पर एक दरख्त से टेक लगाए समुंदर की इस नन्हे मुन्ने से जजीरे के साहिलों से अटकेलियाँ करती लहरों पर नजरें जमाए बैठा था, जब बल खाती लहरों से उबर कर आंसा मेरे निहाले खाना में दिल में उतर आई। तब समंदर की लहरें साकित हो गईं। दरख्तों के झुंड इसकी ताजीम में चुपचाप हाथ बांध कर खड़े हो गए और हवा धीरे धीरे पश्चिम के रुख बहने लगी। एक ख्वाबीदा सी सरसराहट वहाँ गूंज पैदा करने लगी। साहिली इलाकों पर पाए जाने वाले कुछ परिंदे मेरे दाएं सिमत से आते और समुंदर के फराग सीने पर दूर ही दूर मेरी नज़रों से ओझल हो जाते थे। फिर एक अजब तमाशा हुआ। एक परिंदों का जोड़ा जो काफ़ी दूर से पर मिलाए उड़ता चला आ रहा था, मेरे करीब आकर एक दूसरे से अलग हो गया। एक दाएं सिमत मुड़ गया और दूसरा बाएं सिमत। इस लम्हे मुझे अपने हलक में एक कड़वाहट सी उतरती महसूस हुई। मुंह का जायका पहले फीका फीका फिर कड़वा महसूस होने लगा। यूं लगता था जैसे मेरे गिर्द गिर्द अचानक जहरीली हवाओं का रक्स शुरू हो गया। अभी तक मेरे कानों में हवाओं की सरसराहट या फिर लहरों के बेहंगम शोर की आवाजें ही नाच रही थीं कि समंदर के पेट ने इंतहाए नजर पर दो नुक्ते आसमान की तरफ उछाल दिए और लहरों के शोर पर मुहिब दाड़े गालिब आने लगी। मैं अपनी जगह से किसी मैकेनिकी अमल के ताबे की तरह उछला और भागता हुआ आने वाली कयामत से बेखबर अपने साथियों को जगाने चल दिया। वो मुझसे पहले ही मेरे दूसरे पहरेदार साथी के जगाने पर खबरदार हो चुके थे। हमने अपने बिखरे चीथड़े समेट कर गडरी की शक्ल में झाड़ियों में छुपाए और खुद गन्ने थाम कर पहले से हंगामी हालत के लिए मुंतखब शुदा जगहों में मोर्चा बंद होकर बैठ गए। हमने खुद को इस कदर कैमोफ्लाज कर रखा था कि इंतहाई करीब से भी यहाँ पर उगने वाली खारदार जंगली घास का हिस्सा दिखाई देते। नुक्ते अब वही हेलीकॉप्टरों का रूप इख्तियार कर चुके थे जो सतह समंदर के बिल्कुल ऊपर उड़ते हुए इस सिमत आ रहे थे। शायद हमारी तलाश की मुहिम में निकले थे। एक हेलीकॉप्टर तो हमारे सर पर से चक्कर काट कर आगे निकल गया और यहाँ से कुछ फासले पर मौजूद दरख्तों के एक झुंड में उतरने लगा। शायद ये कोई इसी तरह का जजीरा था जिस पर हम कयाम पजीर थे, और दूसरा हेलीकॉप्टर हमारे गिर्दा गिर्द घूमकर हमारे जजीरे के इतराफ में मशगूल हो गया। इस वक्त तो हमने शुक्र गुजारा कि चलो बला टली। अगर उन्हें हमारे यहाँ मौजूद होने का शक होता तो इस जजीरे के बजाय यहाँ उतरते। लेकिन फिर दिल की धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई। वो कमबख्त हेलीकॉप्टर जो अभी तक तवाफ में मशगूल था, इसे न जाने क्या सूझी कि अपने अमल दोहराने लगा। उतरने के लिए उन्होंने जजीरे का दूसरा किनारा मुंतखब किया था। हेलीकॉप्टर के यहाँ उतरने के इम्कानात तो इंतहाई कम थे, अलबत्ता इसमें से 4 मुसल्लह फौजी जरूर
दूर कूद कर बाहर निकले, जबकि हेलीकॉप्टर ऊंचा उठकर जजीरे के सर पर मुअल्लक हो रहा था। हम लोग एक दूसरे से कुछ फासले पर बैठे थे, लेकिन पोजीशन कुछ ऐसी थी कि एक दूसरे को अपना पैगाम भी बआसानी मुंतकिल कर सकते थे। बड़ा कड़ा वक्त आन पड़ा था। सच्ची बात है, अगर मेरे साथी मेरी कंपनी के 3 जवान होते तो हम फौरन इन सब को मार कर हेलीकॉप्टर लेकर फरार हो जाते, क्योंकि एक के बाद दूसरी चाल चलना और जंगी मनसूबाबंदी करके इस पर तेज़ी से अमल पैरा होना हमारी एक तरह से सेकंड नेचर बन चुका है। ये बात नहीं कि मुझे अपने हमराहियों की सलाहियतों पर एतमाद नहीं था। दोनों मुकामी दोस्त हर तरह से तरबियत याफ्ता और पलक झपकने में किसी भी हुक्म पर अमल पैरा होने और मतलूबा नताइज फराहम करने की सलाहियत से बहरावर थे। उस्मान भी 3-4 को मारे बगैर कभी न मरता, लेकिन ये एक तरह से ऐसी सूरत हाल थी जैसे किसी कप्तान को अचानक एक नई टीम के साथ मैदान में उतरना पड़ जाए। मेरे अपने जवान मेरे हर इशारे को फौरन समझ लेते, जबकि इन्हें सब कुछ बताना पड़ता। मैंने इन्हें आगाह कर दिया कि जब तक मैं गोली न चलाऊं वो किसी भी हालत में फायरिंग न करें। इसके साथ ही हमने बगैर आवाज़ पैदा किए बिखर कर इस तरह पोजीशन ले ली थी कि आने वालों को हमारे दरमियानी फासले से बहरहाल गुजर कर आना पड़ता। मेरे दाएं बाएं छुपे मेरे साथी मुझ पर नजरें जमाए ट्रैगरों पर उंगलियां रखे मेरे इशारे के मुंतजिर थे, और मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था, खुदाया ये मुसीबत भी बस टल ही जाए। अगर मुकाबले की नौबत आ गई तो वक्ती तौर पर यकीनन हम गालिब आ जाएंगे, लेकिन हमारी मौजूदगी का इंकशाफ होने के बाद शायद दुनिया की कोई ताकत हमें दुश्मन के शिकंजे से न बचा सकेगी। जिस जगह हम पोजीशन में लेटे थे वो आम सतह ज़मीन से कुछ ऊंची थी। ये एक तरह की पहाड़ी सी थी जिस पर घास इतनी घनी उगी हुई थी कि यहाँ छुपने वाले के नजर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था जब तक कि इन झाड़ियों में घुसकर इसे ना ढूंढा जाए। हेलीकॉप्टर से उतरने वालों की तादाद 4 थी और वो SSG के तरबियत याफ्ता कमांडोज थे। ये बड़ी अजीब सितम ज़रीफ़ी है कि कमांडोज से निपटने के लिए भी कमांडोज का इंतखाब किया जाता है। SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप के जवानों को ना सिर्फ ये कि तखरीबी कार्रवाइयाँ करने की तरबियत दी जाती है, बल्कि उन्हें तखरीबकारों से निपटने की भी खसूसी तरबियत हासिल होती है। नौवारिद होशियार कमांडोज की तरह इंतहाई चौकन्ने होकर जजीरे में हमारी आमद के निशानात तलाश कर रहे थे। हमने तो अपनी दानिश में यहाँ अपनी मौजूदगी के हर इम्कान को ख़त्म कर दिया था और बतौर ख़ास इस बात की एहतियात बरती थी कि हमारी कोई चीज़ हत्ता के सिगरेटों के जले हुए टुकड़े भी इनकी नज़र में ना आ सके। हमने ये टुकड़े भी ज़मीन में एक तरह से दबा दिए थे, फिर भी आखिर हम इंसान थे, कोई भी भूल मुमकिन है। हम तीनों से ना हुई हो, उस्मान ही चूक गया हो। जजीरे को अपने घेरे में लिए ज़मीन के चप्पे चप्पे को सूंघते अब आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी सिमत बढ़ रहे थे। बड़ा डरावना और सनसनीखेज माहौल उन्होंने यहाँ तारी कर रखा था। हमारे सिरों पर मुअल्लक हेलीकॉप्टरों के पहलुओं से झांकती ताकतवर गन्ने और इनकी नाले बेहंगम शोर। यहाँ ज़मीन पर हमारे गिर्द अगिर्द मंडलाते फौजियों के बूटों तले आने वाले सरकंडों की चुरमुर होने वाली और इनके हलक से बरामद होने वाली वो आवाज़ें जिनसे कमांडो महसूरीन को अपनी गलत सिमत की निशानदही कराते हैं, ताकि वो धोखे में आकर इस तरह निकल आएँ या जुम्बश करके अपनी मौजूदगी के निशानदही कर दें। फिर लम्हा ब लम्हा हमारी धड़कनों में इजाफा करते वो हमारे नज़दीक आने लगे। सबसे पहले मेरी ही नज़र इन पर पड़ी थी। इस लम्हे अपनी बेबसी का एहसास मुझे रुला गया। अगर कोई और मौका होता तो मेरी स्टेन गन का महज एक ब्रेस्ट इन चारों के लिए काफ़ी होता, लेकिन अब तो हम इतने मजबूर थे कि हाथ आए दुश्मन से भी जान बचाने की फिक्र कर रहे थे। मेरे मौला शर्म रखना मेरे दिल से दुआ निकली। ऐन इसी लम्हे न जाने कैसे मैं अक्सर इस माहौल से बेगाना हो गया। एक अजीब सी सोच ने मुझे उठाया और समुंदर से उठाकर परवाज करवाती अपने गांव में ले गई। वो गांव जिसके कोने में बने मकान के कमरे में मुसल्ले पर बैठी मेरी माँ हमारी जान की सलामती मांग रही थी। मेरी बहन के नन्हे नन्हे उठे हाथ अल्लाह मियाँ से गुड़ियाँ पटोले के बजाय अपने वीर की जान की अमान तलब कर रहे थे। फिर मंजर बदला और मैं अपने पूर्व पाकिस्तान में चला आया। ढाका की एक बस्ती में मुझे चाची और आंसा के फैले हुए दामन दिखाई दिए। वो हमारी जिंदगी ही की भीख मांग रहे थे। कितने अजीम लोग थे वो लोग जो किसी के लिए जी रहे थे। इबादतें वो करते थे, पेशानियाँ इनकी खुदा के हजूर झुकती थीं और इनकी दुआएं महज सिर्फ हमारे लिए होती थीं। उन्होंने अपने लिए कभी बारी ताला से कुछ न मांगा, कभी भी तो कुछ न मांगा। इस लम्हे तवानियत की एक लहर मेरे रगों पे में सरायत कर गई। मैं जैसे किसी और ही आमिल की तरह एक परवाज करने लगा, जहाँ कोई बार बार मेरे कान में कह रहा था, लेफ्टिनेंट अली घबराओ मत,
जिनके लिए इनके प्यारे यूं दुआएं मांगे, कुदरत उन्हें सब आफतों से बचाए रखती है। वो मुसीबतों से यूं बाहर निकल आते हैं जैसे मक्खन में से बाल। जब आलमे हकाइक में मेरी वापसी हुई तो भारतीय फौज हमारे दरमियान से गुजरकर दूसरी तरफ चली गई थी। उन्होंने जजीरे के गिर्द गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल कर लिया था और हेलीकॉप्टर को अपनी नाकामी की इतला देकर नीचे आने का इशारा करने लगे थे। जिस लम्हे उनका हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा था, यानी उसी वक्त करीबी जजीरे पर हमारी तलाश से नाकाम होकर दूसरा हेलीकॉप्टर भी हमारे गिर्द गिर्द ऐसे ही किसी टापू की तरह महवे परवास था। उनका सर्चिंग ऑपरेशन बमुश्किल 15-20 मिनट में इख्तिताम पजीर हो गया था और जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़कर कुछ दूर पहुंचा, मेरे साथी तमाम एहतियाते बालाए ताक रखकर बाहर निकल आए। मुझे भी इनकी तकलीद में बादल नखास्ता बाहर आना पड़ा। हालांकि तरबियत के मुताबिक अभी कुछ देर तक हमें इसी हालत में रहना चाहिए था। बेपनाह मुसरत इनके अंग अंग से फूट रही थी। शिद्दत जज्बात से इनके चेहरे गुलनार हो रहे थे। कुदरत ने खसूसी करम किया और बहुत बड़ी बला हमारे सर से टाल दी थी। हम एक दूसरे से लिपट कर अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। फिलहाल इस एरिया से जहां हम मौजूद थे वो लोग मुतमईन हो चुके थे और अब उन्होंने इससे आगे हमारी खंगाल शुरू कर दी थी। अब वक्त था कि हम किसी भी तरह इस खिला में से जो दुश्मन ने हमें बहम पहुंचाया था, साहिल के इस तरह मुहज़्ज़ब लोगों में पहुंचकर अपने लिए जाए अमान ढूंढ सकते। लेकिन इन पर पहुंचा जाए तो कैसे? मैं सोचने लगा। यही सवाल रह रहकर मुझे परेशान कर रहा था। मैं अकेला तो अभी झाड़ियों का एक गट्ठा बनाकर पार निकल जाता, लेकिन मेरे हमराही, उन्हें हालात के रहमो करम पर भी तो छोड़ा नहीं जा सकता था। बचपन से अब तक एक बात मेरे लाशऊर में रची बसी थी कि एक मुबारक साथ ऐसी ज़रूर आती है जिस लम्हे दुआएं मुस्तजाब हो जाती हैं। मेरी माँ मुझे बुरी बात मुंह से निकालने पर बचपन में डांट पिलाते हुए डराया करती थी कि अगर कहीं इस घड़ी मेरे मुंह से वो बात निकल आई, जब दुआएं और बद्दुआएं दोनों के कबूल होने का वक़्त होता है, तो मेरी खैर नहीं। हालात अच्छे भले अमली इंसान को भी कभी कभी कनूती बना देते हैं। वो इन छोटे छोटे ढकोसलों में ही पनाह ढूंढने लगता है। इस लम्हे जब मेरे साथी पर्दा गैब से किसी स्टेमर के ज़हूर में आने की दुआएं मांग रहे थे, तो मुमकिन है मेरी तरह किसी और के लाशऊर में भी यह बात हो कि ये दुआएं बारियाब होने की घड़ी भी तो हो सकती है। तब मेरी माँ के किए लफ्ज़ों की सदाकत का गवाह बनकर समुंदर की लहरों पर माही गिरों का वो स्टेमर उभरा जो शायद इस तरफ शिकार करने आ रहा था। अमूमन माहीगिरी खुले समुद्रों में ही की जाती है, लेकिन मेरे साथियों ने बताया था कि इस इलाके में उबर आने वाले इन टापुओं के करीब एक ऐसी शानदार मछली पाई जाती है जो अपनी लज्जत में एक मुनफरिद मकाम रखती है और जिसके दाम भी मंडियों में माहीगीरों को आम मछली से ज़्यादा ही मिलते हैं, क्योंकि कोलकाता के शौकीन मजाज रईस इनके मुंतज़िर रहते हैं। अगर कोई और वक्त होता तो हम खुद इस मछली का शिकार करते और इसे वहीं भून कर इसकी लज्जत से आशनाई पाते, लेकिन अब तो हम डामाडोल दिलों में उम्मीद की शमे जलाए माहीगीरों की किसी ऐसी कश्ती या स्टेमर के मुंतज़िर थे जो इस तरफ शिकार करने आए और हम इसे शिकार कर लें। जब हमारी जिंदगी भर की रियाजतों का समर बनकर वो स्टेमर इस तरफ आता दिखाई दिया, प्लान बदल गया दोस्तों। कुदरत ने हमें माहीगीरों की किसी बस्ती तक जाने और वहां से स्टेमर हासिल करने की जहमत से बचा लिया और हमारी मतलूबा शय खुद ही हम तक आ रही है। मैं मुस्कुराया। हम दबक कर आने वालों के इस्तकबाल को तैयार बैठे थे। वो दो मल्लाह थे और वो सीधे इस तरफ लंगर अंदाज होने के चक्कर में थे जिस तरफ हमारा डेरा था। स्टेमर को किनारे से लगाकर उन्होंने एक रबड़ का ब्लैडर बगल में दबाया और बाहर किनारे पर आकर बैठ गए। वो तो किसी और ही मूड में नजर आ रहे थे। इस ब्लैडर में घटिया किस्म की शराब थी जो वो लोग खुद निकालते और जो कोलकाता में सरेआम फरोख्त होती थी। शराब इनकी जिंदगी का जुज़्वे खास था जिसके बगैर वो एक कदम भी नहीं चल पाते थे। हर अच्छे और बुरे काम का आगाज इनके माशरे में शराब खाना खराब से किया जाता था। 2 तांबे के गिलास और रबड़ के एक ब्लैडर के साथ वो शुगले मैं नोशी में मशगूल हो गए। मेरे साथियों ने नज़रों ही नज़रों में इजाज़त तलब की। मैंने उन्हें फ़िलहाल मना कर दिया। असल में मैं चाहता था कि बेचारे कम अज़ कम अपने दिल के अरमान तो निकाल लें, लेकिन जब मैंने देखा कि ये कमबख्त तो घड़ा नोश किस्म के शराबी हैं और शाम तक पीने के बाद भी आउट नहीं हो सकते, तो कुछ कर गुजरने का फैसला किया। हम बगैर आवाज़ पैदा किए इनके सिरों पर पहुँच गए और ऐन इसी लम्हे जब हम मौत के फरिश्तों की तरह इनके सरों पर बराजमान थे, इनमें से एक की नज़र हम पर पड़ी। एक क्या है साला, कौन लोग है तुम? इसने बड़ी अकड़ से पुलिस वालों का लहजा इख्तियार किया और इसकी बात का जवाब ज़बानी की बजाय मैंने अमली तौर पर दिया।
खड़ी हथेली की जोरदार ज़रब ने इसकी कनपटी को चटका दिया। वो बगैर आवाज़ निकाले सीधा लेट गया। इसका साथी फटी फटी नज़रों से अभी इसके गिरने का नज़ारा ही कर रहा था जब हमारे एक मकामी साथी ने दोनों हाथ पूरी ताकत से इसके सर के मुखालिफ सिमतों में बजा दिए। इसका अंजाम भी अपने साथी से कुछ मुख्तलिफ न हुआ। दोनों बेहोश माहीगीरों को अपनी पीठ पर लाद कर हम वहीं ले आए जहां थोड़ी देर पहले तक हमारा क़याम था, और चंद सेकंड में इनके जिस्म कपड़ों से बेनियाज करके हमने अपने चीथड़ों की रस्सियां बटकर इनके हाथ पांव बांध दिए और खुद इनके कपड़े मैंने और उस्मान ने पहन लिए। हमारे मकामी दोस्तों के कपड़े किसी हद तक महफूज थे। अपना बचा कुचा खाना और पानी की एक बोतल हमने इनके करीब रख दी। इनके 2-2.5 घंटे से पहले होश में आने के इम्कान नहीं थे, और इतने अरसे में हम समुंदर के तो क्या उफक के उस पार उतर सकते थे। जब हम असले समेत स्टैमर में सवार हो रहे थे तो ये बाइसे इत्मीनान ख्याल हमारे हौसले ज़रूर बढ़ा रहा था कि दुश्मन अभी अभी इस एरिया को खंगाल चुका है। वो कम अज़ कम यहाँ नहीं होगा, इसके इर्द गिर्द कहीं हो तो हो, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम बेपरवाह थे। हमारी लोड स्टेन गन्ने किसी भी वक्त चंद लम्हों के नोटिस पर हरकत में आ सकती थी। बमुश्किल आध घंटे बाद हम साहिल के एक वीरान किनारे से जा लगे। इस दौरान रास्ते में हमसे कुछ फासले पर माहीगीरों के स्टेमर और लांचे गुजरती नजर आईं, लेकिन हमसे किसी ने कोई तारुज न किया। किनारे लगते ही हमने अपना असला ज़ाया कर दिया था। अब अगर वो हमारे काम का नहीं था तो दुश्मन भी इससे कोई फ़ायदा क्यों उठाता। फिर वो असला तो समुंदर में गर्क हो गया और स्टैमर जिसमें हमने 15-20 मिनट की जान तोड़ मुशक्कत के बाद एक सुराख पानी दाखिल होने के लिए बना दिया था, नजरे समुंदर कर दिया। स्टैमर लहरों की रोविश पर हमारी नज़रों के सामने डूबता हुआ दूर ही दूर हटता चला गया था, और फिर देखते ही देखते वो गर्क हो गया। हमारी हालत इस वक्त सहराए गोभी अबूर करने वाले इस मुहिम जुओं की सी थी जो सहरा में अपने रास्ते से भटक गए हों। धूप में झुलसती रेत और आग में तपती बेआबो गया पथरीली पहाड़ियां तनूर की तरह दहक रही थीं। हम इस जहन्नम-ए-ज़ार का ईंधन बने इसके नज़दीक से नज़दीक चलते जा रहे थे। सहरा में सफ़र करने वालों को किसी नखलिस्तान की उम्मीद भी होती होगी, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। इस लम्हे मेरा दिल अपने उस्तादों के लिए अकीदत के जज्बात से लबरेज हो गया। मुझे एहसास हुआ कि वो तवील सहराई मशक़ें जिनसे हमें गुजारा गया था बेसूद नहीं थी। कमांडो को कभी वो हालात पेश नहीं आते जिनकी उम्मीद की जा सकती है। वहाँ तो सब कुछ अचानक और सोचे समझे मंसूबे के खिलाफ पेश आता है। हालात इस तरह ही अक्सर पलटा खाते हैं कि बड़े बड़े सूरमा भी चकरा कर रह जाते हैं। फिर यही अजियतनाक मशक़ें जिनकी भट्टी से कमांडो को कुंदन बनाकर निकाला जाता है और जिन्हें दौरान तरबियत हम बसा औकात फजूल सी चीज़ समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे इस कड़े इम्तिहान से बामुराद करके बाहर निकालती हैं। जिस क़यामत की कड़ी धूप से हम गुजर रहे थे, इसका एहसास मुझे तो कुछ खास नहीं हो रहा था, लेकिन अपने साथियों पर टूटने वाले अजाब को मैं बखूबी महसूस कर सकता था। सूरज का कहर बरसाता देवता इनके सिरों पर दहक रहा था। इसकी शुआओं से उठने वाली लिपटों से इनकी हड्डियां भी सुलग रही होंगी, लेकिन आफरीन है इन सदक के पुतलों पर क्या मजाल जो उन्होंने उफ तक की हो। हम चारों चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे थे। माहौल कुछ अजीब पुरस्रार और संजीदा सा हो गया था। पहल उस्मान ने की। अली भाई, जहन्नुम की आग यकीनन इसी तरह की होगी। इसने ये फिक्रा कुछ ऐसे अंदाज से कहा कि बेख्तियार हम सब हंस पड़े। चलो अच्छा है, दुनिया में ही इसका मजा चख लिया। अब मकामी दोस्त की बारी थी। फिर हम आपस में इस तरह एक दूसरे की तरफ फिक्रे उछालते रहे। इससे माहौल के तनाव में कुछ कमी जरूर वाक़ई हो गई थी, या फिर कम अज कम हमारी तवज्जो बढ़ गई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद जब इस जानलेवा सफर का इख्तिताम एक सड़क के नजदीक हुआ तो हमारे होंठों पर पटरियां जम रही थीं। हलक खुश्क हो चुके थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने जिस्म से नमी की आखिरी रमक भी निचोड़ ली हो। उस्मान की हालत तो नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। ये इसके कुव्वत इरादी थी या फिर अनानियत के। इसने हमारे सामने शर्मिंदा होना मुनासिब न समझा था। मुझे डर था कि कहीं उसे सनस्ट्रोक न हो जाए। ये सड़क जिस तक हमने रसाई की थी शहर से बंदरगाह की तरफ जा रही थी। सड़क के किनारे दरख्तों तले बेदम होकर मेरे साथी करीब करीब गिर पड़े थे। दूर दूर तक किसी जीरू का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी सबसे पहली जरूरत पानी थी। बहर सूरत मैं और मेरे साथियों को पानी चाहिए था, वरना किसी भी लम्हे किसी के तड़क जाने का खतरा पैदा हो चला था।
समझ नहीं आ रही थी कि पानी आखिर लाऊं कहां से। कभी कभी तो कोई ट्रक बंदरगाह से शहर की तरफ या शहर से बंदरगाह की तरफ जाता दिखाई पड़ता था। इनको हाथ देकर रोकने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अव्वल तो यहाँ दिन दहाड़े ही लूट मार की ऐसी वारदातें होती रहती हैं कि कोई ट्रक ड्राइवर रुकने का खतरा मोल न लेता। फिर हमारे हुलिये भी कुछ ऐसे शरीफाना न थे कि कोई हम पर तरस खाने का रिस्क ले लेते। शाम के वक्त इस सड़क पर ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता था, क्योंकि समंदर किनारे बने अयाशी के अड्डों, नाइट क्लबों और जुआ खानों की दुनिया रात ही में आबाद होती थी। और शाम के बाद पुलिस की गश्ती गाड़ियों में भी इसी रफ्तार से इजाफा हो जाता था। इधर मेरे साथियों की पतली हालत मुझे शाम ढलने का इंतजार करने की मोहलत देने को हरगिज तैयार नहीं थी। मुझे जो कुछ भी करना था फौरन और अभी करना था। मुझे बेकरारी से किसी भी ऐसी गाड़ी का इंतजार था जिस पर सवार होकर हम शहर को जा सकते। 2-3 ट्रक मजीद गुजरे, हम हाथ हिला हिला कर रह जाते। कोई हमारी फरियाद पर कान न धरता। हर मर्तबा जब कोई गाड़ी दूर से आती दिखाई देती, मेरे साथियों के चेहरे पर उम्मीद की एक लहर दौड़ने लगती। और जब कोई ट्रक हमें नजरअंदाज करके फराटे भरता गुजर जाता तो अपने आप से दम तोड़ देती। इस मर्तबा दूर से एक कार दिखाई दी। मैंने अपने साथियों को दरख्तों की ओट में छुप जाने का इशारा किया और खुद सड़क के किनारे पहुंच गया। ये कोई प्राइवेट कार थी जो मालिक की बदकिस्मती से किसी काम से शहर से बंदरगाह की तरफ आ रही थी। जब इसका और मेरा फासला कम हो गया तो मैंने नफ्सियाती हरबा आजमाया और सड़क के ऐन दरमियान आकर उसे रुकने के लिए हाथ हिलाने लगा। कार ड्राइवर इस अचानक आफत से गड़बड़ा गया। इसने बहुत तेज ब्रेक लगाए थे। मैं भी आकर पीछे हट गया। मरने का इरादा है क्या? इसने गर्दन बाहर निकाल कर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। माफ कीजिएगा जनाब, हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मैंने इसकी हैसियत का अंदाजा लगाते हुए ये फिक्रा निहायत आजी से अंग्रेजी जुबान में अदा किया था। हम क्या करें? इसने बदस्तूर इसी लहजे में जवाब दिया। मैं अब आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के नज़दीक इसके बहुत ही करीब आ गया था। देखिए साहब, इधर हमारा लॉन्च डूब गया है। बड़ी मुश्किल से हम जान बचाकर यहाँ तक आया है। हमारे साथियों का हालत बहुत नाजुक है। मैंने एक हाथ से समंदर की तरफ इशारा किया। गाड़ी का इंजन बंद था। इससे पहले कि मैं इसका जवाब सुनूं, मैंने पाँव जमीन पर जमाया और दरवाजे का लॉक दबाकर इतनी फुर्ती से खोला कि कार सवार, जिसका एक बाजू भी गर्दन समेत बाहर लटक रहे थे, दरवाजे के साथ ही बाहर आ गिरा। ए दादागिरी क्यों करता है? इसने जमीन पर लेटे लेटे चिल्लाना चाहा। मैंने गर्दन से पकड़कर इसे ऊपर उठाया। धान पान सा आदमी था बेचारा। एक हल्की सी चपत से ही पाँव छोड़ गया। मेरे साथी दूसरे ही लम्हे सर पर मौजूद थे। बेहोश कार मालिक को उन्होंने पिछली सीट पर अपने दरमियान इस तरह बिठा लिया कि वो दूर से नॉर्मल ही दिखाई दे रहा था। ड्राइवर की सीट मैंने खुद संभाल ली। मेरे साथ आगे एक मकामी दोस्त बैठ गया। दूसरे ही लम्हे हम फराटे भरते नताइज से बेपरवाह शहर की तरफ उड़े चले जा रहे थे। सड़क के किनारे एक जगह पानी मिल गया। मेरे सबर सबर कहते कहते मेरे तीनों साथियों ने इंतहाई बेसब्री का मुजाहिरा किया था। पानी ने आबे हयात का काम किया। हमने मुंह हाथ धोकर कुछ हुलिया वगैरह दुरुस्त किया। उस्मान की हालत भी खासी संभल चुकी थी। अब हम शहर के नज़दीकी चेक पोस्ट तक पहुंच चुके थे। चेक पोस्ट से कुछ फासले पर हम रुक गए। कार को इसके मालिक समेत सड़क से कुछ फासले पर एक तरफ खड़ा कर दिया और हम पैदल एक शॉर्टकट से शहर में दाखिल हो गए। अभी खासी करेंसी मेरे पास मौजूद थी। पहले हमने अपने हुलिये बदले हजाम की दुकान से बारी बारी अपनी असल शक्ल में वापस लौटे और रेडीमेड कपड़े पहनकर अगले लाया अमल पर गौर करने लगे। एक पब्लिक टेलीफोन से मेरे साथी ने मखसूस नंबर घुमाकर अपने मकामी लोगों से राब्ता कायम किया। वो बेचारे हमारे लिए अभी तक लक्ष्मी कांतापुर के कुर्बो जवार में धक्के खा रहे थे। जब उन्हें हमारे बखैरो आफियत होने की इतला मिली तो उन्होंने यकीनन सजदा शुक्र गुजारा होगा। हमें वहीं ठहरने का कहा गया जबकि हमारे दोनों मकामी दोस्त रुखसत हो गए। अपनों से अलहदा होने का लम्हा खासा दिलगुदाज होता है, खसूसन इस हालात में जब हम मौत की शारा पर एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर संग संग चले हों। पिछले कुछ घंटों की रफाकत में हम एक दूसरे को अपना बरसों का शनासा जानने लगे थे। जुदा होते वक्त हम सब की आंखों में नमी तैरने लगी थी, लेकिन हम जानते थे कि ऐसा अजल से होता आया है और अब तक होता रहेगा। हमारा बस इतना ही संग होता है। हम एक दूसरे से चंद घंटों के लिए मिलते हैं, एक दूसरे पर जान निछावर करते हैं और अपनी अमर यादें छोड़कर एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। फिर किस्मत ही से हम कभी जिंदगी में किसी मोड़ पर आपस में दोबारा पुरानी यादें जिंदा करने को मिलते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस का तरीकाकार यही है कि दो एजेंटों का आपस में कम से कम मिलाप हो। मुमकिन है वो अपनी फितरत या तजस्सुस की आदत से मजबूर होकर एक दूसरे की असलियत जानने की कोशिश करें, जो दोनों ही के लिए नहीं बल्कि वहाँ मौजूद सारे गैंग के लिए तबाही का बाइस बन सकती हैं।
दरअसल इंटेलिजेंस का तरीक़ेकार ही कुछ ऐसा पेचीदा और अजीब सा होता है कि यहाँ कड़ी से कड़ी मिलकर जंजीर तो बनती है, लेकिन एक कड़ी की मालूमात बस अपनी हद तक ही होती हैं। अगर इसको खुद से आगे या पीछे ताक झांक करने का मौका दे दिया जाए तो वो आगे पीछे सबको ले डूबे। यहाँ लोग अपनी सलामती के लिए भी दूसरों से मुतल्लिक जानकारी हासिल करने से गुरेज बरतते हैं। हाँ, एक जानिसारी और जान सिपारी का जज्बा ऐसा ज़रूर है जो इनमें कूट कूट कर भर दिया जाता है। वो सब अपने आप को एक जिस्म और एक जान समझकर काम करते हैं। उन्हें खुद से ज़्यादा अपने साथियों की ज़िंदगी की फ़िक्र होती है। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।